नमस्कार। 5 बजे की 5 बड़ी खबरों के साथ 5 की आंच में मैं हूं सुमित शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले बात उस ऐलान की जिसका एमपी और छत्तीसगढ़ में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ऐलान कांग्रेस प्रत्याशियों का। ऐसा लग रहा है कि इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं। एमपी और छत्तीसगढ़ में कल कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी हो सकती है। इस पर क्या ताजा अपडेट है आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर क्यों छिड़ी है जंग, ये भी जानेंगे। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में फिर क्यों झीरम पर मचा है घमासान। बीजेपी में टिकट के ऐलान के बाद क्यों हो रहा है बवाल और कहां मिड डे मील बना है छात्रों के लिए आफत। बुलेटिन में इन सभी खबरों की होगी बात, लेकिन सबसे पहले जानते हैं भारत पाकिस्तान मैच का क्या है हाल। तो दुनिया की सबसे बड़ी जंग क्रिकेट के मैदान पर खेली जा रही है अहमदाबाद में। भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला लगातार जारी है। पाकिस्तान को 7 झटके लग चुके हैं। बुमराह ने 2 विकेट लिए हैं। कुलदीप यादव, सिराज को भी 2-2 सफलताएं मिली। टीम इंडिया की घातक गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान के बल्लेबाज बेबस नजर आए। केवल मोहम्मद सिराज और बाबर आजम को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पा रहा है। हालांकि शुरुआत अच्छी थी पाकिस्तान के बल्लेबाजों की, लेकिन जैसे जैसे समय बीता पाकिस्तानी बल्लेबाज बेबस नजर आए। बुमराह, कुलदीप यादव, सिराज के सामने शानदार गेंदबाजी। 7 विकेट अब तक गिर चुके हैं। पाकिस्तान के 175 रन स्कोर हुआ है 37.1 ओवर में। अब्दुल्ला शकीफ ने 20 रन बनाए थे। इमाम उलख ने 36 रन की पारी खेली। बाबर आजम 50 रन बनाकर आउट हो गए। मोहम्मद सिराज ने 49 रन बनाए। उसके बाद कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया। शाउद शकील 6 रन, इफ्तिकार अहमद 4 रन, शादाब 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अभी मोहम्मद नवाज और हसन अली क्रीज पर मौजूद हैं। देखने वाली बात होगी कि अब भारतीय गेंदबाज कितने जल्दी पाकिस्तान की पूरी पारी को समेट पाते हैं, क्योंकि स्कोर हो गया 176। अहमदाबाद की पिच बल्लेबाजों को रास आती है, लेकिन एक ना चली पाकिस्तान के बल्लेबाजों की। बाबर आजम, रिजवान को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक बैटिंग नहीं कर पाया, पार्टनरशिप नहीं बना पाया, और यही वजह है कि 176 रन स्कोर है। 7 विकेट हो चुके हैं। और देखिए दर्शक किस तरीके से पहुंचे हुए हैं, क्या माहौल है, हाई वोल्टेज माहौल, शबाब पर उत्साह। 1.5 लाख की संख्या में मौजूद स्टेडियम में फैंस, क्रिकेट फैंस भारतीय टीम को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। खचाखच भरा हुआ है अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम इस समय, और भारतीय गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी। तो चलिए अब बात करेंगे कुछ सियासी खबरों की। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी 136 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक टिकट की घोषणा नहीं की। एक भी उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा। अब लग रहा है कि इंतजार खत्म होने वाला है। कांग्रेस कल यानी नवरात्रि के पहले दिन अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। बताया जा रहा है कि सूची में 60 से ज्यादा नाम शामिल हो सकते हैं। मंथनों का दौर लगातार जारी है। दिल्ली में आज भी मंथन हुआ। चुनावी घमासान, कल टिकट का ऐलान। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया था पितृपक्ष के बाद वो प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे। नवरात्रि के पहले दिन यानी कि कल कांग्रेस अब प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। इंतजार खत्म हुआ है, लिस्ट तैयार है, बस आधिकारिक घोषणा होना बाकी। और खबरें ये हैं कि कल कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी मध्य प्रदेश में, और पहली सूची में 60 से ज्यादा नाम शामिल हो सकते हैं। तो एमपी के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची जारी होगी कल। खुद सीएम भूपेश बघेल ने बात कही। सीएम ने नवरात्रि पर कहा कि नवरात्रि पर कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि रमन सिंह के सामने कौन होगा ये जल्द ही पता चल जाएगा सभी को।
तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान करने जा रही है। पितरों की विदाई का दिन है, पितृमोक्ष दिवस है। कल से नवरात्रि, तो अग्रिम सबको शुभकामना, बधाई। माता रानी अब सब जगह विदा लेंगी और कल ही हमारी पार्टी का टिकट पहले लिस्ट जारी होगा। तो इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अशरफ काज़मी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अशरफ, काफी इंतजार हुआ, बैठकों का दौर चला, मैराथन बैठकें चली, लेकिन अब लग रहा है कि इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही है। नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी करेगी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अशरफ, बिल्कुल सुमित, आज की जो रात है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दावेदारों के लिए एक तरह से कयामत की रात है, क्योंकि कल जो होगा वो सारा सस्पेंस खत्म कर देगा। कल मध्य प्रदेश के लिए भी और छत्तीसगढ़ के लिए भी पहली सूची उम्मीदवारों की जारी कर दी जाएगी और इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अच्छे खासे नामों की सूची जारी की जाएगी। तो एक चीज़ तो साफ है कि हाँ, जो सस्पेंस है वो ख़त्म होने जा रहा है। उधर रायपुर में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी यही कहा और यहाँ दिल्ली में उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य टी.एस. सिंहदेव भी ऐसा ही कह रहे हैं कि पितृपक्ष आज खत्म हो रहा है और कल से सूची जारी हो जाएगी। तो ये चीज़ जो सस्पेंस वाला इतने दिन से लगा हुआ था कि कब सूची जारी होगी, टिकट किसके हिस्से में आएगा, कौन जीता कौन हारा, ये जो तमाम अटकलें और कयास थे वो कल ख़त्म हो जाएंगे। कल की जब सुबह होगी तो उम्मीद की जाती है कि वो एक अच्छी सुबह होगी। नवरात्र शुरू हो रहे हैं तो उसमें सबके लिए अच्छा रहेगा और दावेदारों के नाम सामने आ जाएंगे। जो सस्पेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। मध्य प्रदेश के लिए हालांकि एक थोड़ा सा अभी भी जो बैठकों का दौर है वो जारी है। आज भी कमलनाथ के आवास में मध्य प्रदेश के जो बड़े नेता हैं वो बैठे, उन्होंने एक लंबी बैठक की दोपहर में और वहाँ पर एक राय बनाने की कोशिश की जा रही है जहाँ पर समस्या आ रही है, क्योंकि कई सीटों पर बताया जा रहा है कि करीब 10 से 20 सीटों के आसपास ऐसी हैं जहां पर पेच फंसा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अशरफ आपने ये बात कही कि मध्य प्रदेश में अभी भी सोच विचार चल रहा है, पार्टी अभी भी मध्य प्रदेश के लिए विचार कर रही है, बैठकों का दौर चल रहा है। 1 बजे आपने ये बताया कि पेच फंसा हुआ है कई सीटों पर, कई नाम हैं, पैनल हैं, और एक वजह ये भी हो सकती है कि बीजेपी ने दूसरी सूची में जिस तरीके से अपने सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया है, ये भी एक चुनौती हो सकती है कांग्रेस के सामने। सुमित, देखिए ये एक चुनौती है और उस चुनौती को इन्होंने पार कर लिया है। कमलनाथ खुद 2 बार जब सीईसी हुई तो उसमें आके उन्होंने बता दिया है कि हमने पहली सीईसी में करीब 140 उन्होंने कहा था कि हमने नामों पर चर्चा की और अब जब दूसरी सीईसी हुई थी तब उन्होंने 60 नाम बताए थे, यानी करीब 200 के आसपास हो चुके। बाकी बची हुई 30 सीटों पर समस्या है। इसी वजह से लगातार बैठकें चल रही हैं। कल सीईसी हुई, उसके तुरंत बाद फिर स्क्रीनिंग हुई और फिर रात तक वो चली और फिर रात को एक और बैठक हुई जिसमें राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने ये लोग गए। वहाँ पर उन्होंने अपनी सारी जो स्क्रीनिंग दोपहर से रात तक एक लंबी कवायद हुई बैठक की, उसमें जो निष्कर्ष निकला वो उन्होंने वहाँ रखा। और आज फिर एक दोपहर में बैठक हुई है कमलनाथ के आवास में, यहाँ पर भी एक लंबा बैठक चली है और कोशिश ये की जा रही है कि किसी एक राय पर बन जाए, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व चाहता है कि कोई आप पैनल बनाइए, आप किसी एक नाम को, एक मजबूत कैंडिडेट का एक नाम भेजिए। ये जो पैनल बनाए जा रहे हैं इससे दिक्कत आ रही है। तो उस पैनल में, क्योंकि इनके सामने एक बड़ी चुनौती है कि जो पैनल आ रहे हैं और जो उनके सर्वे रिपोर्ट हैं तो उसमें ये जिनके नाम हैं वो मजबूत दावेदार हैं। अब उन मजबूत दावेदारों में से किसी एक को चुनना वो बहुत बड़ी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, क्योंकि अगर इनका फैसला गलत हुआ तो हो सकता है कि जैसे पहले हुआ 2018 में कि बिल्कुल करीब सत्ता हाथ में आई और फिर निकल गई। तो इस गलती को नहीं दोहराना चाहते, इसी वजह से वो जो दावेदार हैं और जो टिकट का सिलेक्शन है वो बहुत सोच समझ के किया जा रहा है और यही कारण है कि लगातार बैठकों का दौर जारी है। और जो इनके सामने बड़ी नेताओं की चुनौती थी उसके लिए तो कमलनाथ पहले कह चुके हैं कि
हमने अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं कि उन बड़े नेताओं के सामने हम किसको अपना चेहरा बनाएंगे और चुनाव मैदान में उतारेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। कहीं ना कोई किसी सीटों पर कांग्रेस के लिए अभी थोड़ी सी मुश्किलें हैं। बहुत धन्यवाद अशरफ, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, सीएम शिवराज की बात करते हैं, जिन्होंने एक बार फिर कांग्रेस को घेर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कमलनाथ गरीब विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं और आदिवासी विरोधी भी। प्रियंका और कमलनाथ सुन लें, हम आदिवासी भाई बहनों को सम्मान देंगे। कांग्रेस ने कभी आदिवासियों को सम्मान नहीं दिया, कांग्रेस ने कभी आदिवासियों का सम्मान नहीं किया। वहीं सीएम ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने लाडली बहना योजना बंद करने की भी तैयारी कर ली है। ये कह रहे हैं सीएम शिवराज। कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों को अपमानित करने का ही काम किया है। ये कांग्रेस थी जिसने कभी आदिवासी जननायकों को सम्मान नहीं दिया। टंट्या मामा हो, भीमा नायक हो, रघुनाथ शाह हो, शंकर शाह हो, रानी दुर्गावती हो, बिरसा भगवान हो, हम स्मारक बना रहे हैं। कांग्रेस ने केवल अपने नेताओं के एक खानदान के स्मारक बनाए, क्योंकि हमारे दिल में आदिवासी और गरीब भाई बहन, तेंदुपत्ता तोड़ने वाले भाई और बहनों के लिए जगह है। इनने तो अब लाडली बहना योजना भी बंद करने की तैयारी कर दी, ऐसा लग रहा है मुझे। ट्वीट किए जा रहे हैं, मामा चुपके से पैसा डालेगा, हाँ डालूंगा। ऑन गोइंग स्कीम है, कोई चलती हुई योजना बंद नहीं की जा सकती। लाडली बहना योजना 1,32,00,000 बहनों का भाग्य है, खुशहाली है, जिंदगी है। पैसे डलेंगे, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने झीरम कांड पर राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि जब भूपेश सरकार सत्ता में आई तो कहा कि उनके पास झीरम कांड के सारे सबूत मौजूद हैं जिसे वो सामने रखेंगे। लेकिन 5 साल कार्यकाल के होने के बाद, अब होने भी जा रहे हैं, अभी तक आपने झीरम कांड के सबूत सार्वजनिक नहीं किए। इसके लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, ये कह रहे हैं राजेश मूणत। पार्टी के नेताओं के ऊपर राजनीति कर रहे हो, अगर उनको वाकई में आपने कहा कि मेरे पास झीरम घाटी के सबूत हैं, तो आज तक उसको सार्वजनिक क्यों नहीं की? मैं आपसे पूछता हूं और आपके माध्यम से पूछता हूं और आपसे आग्रह करता हूं, इसका उत्तर आना चाहिए। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर झीरम कांड के सवाल पर कहा कि जब इस मामले की जांच कराना चाहते थे, एनआईए ने जांच अपने हाथों में ली। जब भी हम जांच के लिए कहते हैं, बीजेपी वाले कोर्ट चले जाते हैं। तो झीरम कांड को लेकर एक बार फिर से सियासत छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिल रही है। राजेश मूणत ने जिस तरीके से बयान दिया, उसके बाद अब सीएम भूपेश बघेल ने भी निशाना साधा है। किसको बचा रहे हैं? मैं तो अमित शाह जी आए थे, मीटिंग में बोला, चिट्ठियां लिखी, हमने एफआईआर दर्ज कराया जीतू मुदलियार से, दीपक बैस से, दीपक कर्मा से, उमेश पटेल से, उनके परिवार वालों से। लेकिन कोर्ट भी खड़े हो जाते हैं कि नहीं, छत्तीसगढ़ सरकार जांच नहीं करेगी, हम जांच करेंगे। बार बार कोर्ट क्यों जाते हैं? इससे स्पष्ट है कि इनके संबंध क्या है, ये बताएं। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। अभी तक लगभग 400 ट्रेनें रद्द हो चुकी है और यात्री बहुत परेशान हैं। और दूसरी बात ये है कि ट्रेन कब आएगी स्टेशन पे, कौन स्टेशन पे आएगी, उसका भी पता नहीं, और कब छूटेगी इसका भी पता नहीं। पहले तो टिकट में लिखा जाता था इतने बजे ट्रेन आएगी, इतने बजे छूटेगी, लेकिन अब वो भी लिखना बंद कर दिया। वहीं प्रत्याशियों की सूची घोषित होते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में फूट का स्वर मुखर होने लगा है। बीजेपी ने कटघोरा विधानसभा से प्रेमचंद पटेल को प्रत्याशी बनाया है, जिससे टिकट की दावेदारी करने वाले मनोज शर्मा और बीएमएस नेता संजय शर्मा ने कहा कि हम पार्टी कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श कर रहे हैं। हमने अभी पार्टी से बगावत करने का नहीं सोचा है, लेकिन हमारे आगे की रणनीति पार्टी कार्यकर्ताओं की भावना के ऊपर है।
विरोध कटघोरा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और ग्रामवासी के द्वारा विरोध किया जा रहा है। हमारे वहाँ के वरिष्ठ नेतागण, वरिष्ठ कार्यकर्ता चुनाव प्रचार के लिए निकल नहीं रहे हैं और पुरुषोत्तम कंवर के सामने वो डमी प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं। संगठन अभी तो जिस हिसाब से उनने मतदान में प्रत्याशी उतारा है, मुझे नहीं लगता कि वो संगठन के प्लस में आएगा, ये माइनस में जा रहा है। देखिए, जनता के बीच में जाना चाहिए। अभी कुछ हमारे आसपास गांव के लोग नहीं जानते प्रेमचंद पटेल कौन है। जशपुर विधानसभा सीट से गणेश राम भगत को टिकट दिए जाने की मांग को लेकर सैकड़ों आदिवासी बीजेपी दफ्तर के आगे धरने पर बैठेंगे। साथ ही नगाड़ा बजाकर अपना विरोध बीजेपी नेताओं के सामने जताएंगे। गणेश राम भगत के समर्थकों का कहना है कि हर हाल में बीजेपी को पूर्व मंत्री और जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक को टिकट मिलना ही चाहिए। बड़ौदा बाजार से बड़ी खबर, जहां मिड डे मील खाने से बच्चे बीमार हो गए। मिड डे मील स्कूल के 15 बच्चे बीमार हुए हैं। मिडिल स्कूल के मिड डे मील खाने से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हैं बच्चे। फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं बच्चे। मिड डे मील का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है लेबोरेटरी लैब। भाटापारा के लेवई गांव का मामला। तो खबर बड़ौदा बाजार से आपको बता रहे हैं, जहां पर मिड डे मील खाने से बच्चे बीमार हो गए हैं। मिडिल स्कूल के 15 बच्चे मिड डे मील का खाना खाने से बीमार हो गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों को एडमिट किया गया है। उल्टी दस्त की शिकायतें, फूड पॉइजनिंग उन्हें हो गई थी और मिड डे मील का जो खाना है सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं लैब में। जांचा जाएगा कि क्या खराबी थी। भाटापारा के लेवे गांव का मामला। तो बड़ौदा बाजार से बड़ी खबर, जहां पर मिड डे मील खाने से बच्चे बीमार हो गए। 15 बच्चे बीमार हुए हैं मिडिल स्कूल के और बीमार बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है उपचार के लिए, जहां पर डॉक्टर्स की निगरानी में उनको रखा गया है। और जो मिड डे मील के सैंपल थे वो जांच के लिए भेजे गए हैं। भाटापारा के लेवई गांव का ये मामला। बड़ौदा बाजार से खबर, जहां पर मिड डे मील खाने से बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।